गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली हैं या भाषा? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसके जवाब में कोई कहता है कि ये बोलियां हैं और कोई जवाब देता है कि ये भाषाएं हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि विद्वानों के बीच भी इन तीनों को लेकर ये कंफ्यूजन हमेशा बनी हुई रहती है। आपको कई ऐसे लेख, किताबें और निबंध मिल जाएंगे जहां पर कोई इन्हें बोलियां लिखता है तो कोई भाषा। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को लेकर बोली या भाषा वाली कंफ्यूजन आज से नहीं है। लंबे समय से ये बहस जारी है कि ये भाषा है या फिर बोली। खैर, अच्छी बात यह है कि अब जवाब मिल चुका है, बल्कि अभी नहीं, जवाब पहले से ही मौजूद था। बस किसी ने इस जवाब को इत्मीनान से खोजने का कष्ट नहीं उठाया। अक्सर जब इन तीनों को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात कही जाती है, तब भी ये सवाल काफी मुखर कर दिया जाता है कि ये बोलियां हैं या भाषा। खैर, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा लोगों की जबान गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली हैं या भाषा, इसका जवाब हम आपको तेर पहाड़ मेर पहाड़ के इस एपिसोड में दे रहे हैं, वो भी तथ्यों और भाषा का ज्ञान रखने वालों के हवाले से। लेकिन इस सवाल का जवाब देने के साथ ही हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई जाती रहती है। इन तीनों में भी ज्यादा जोर गढ़वाली और कुमाऊनी को शामिल करने पर दिया जाता है। लेकिन 8वीं अनुसूची में शामिल होने से क्या बदल जाएगा? जिस राज्य यानी कि उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी और दूसरी संस्कृत हो, वहां बोली जाने वाली सबसे ज्यादा इन तीनों भाषाओं के संरक्षण के लिए क्या प्रयास किया जा रहे हैं और क्या करने की जरूरत है? क्यों हमारे स्कूलों में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी अनिवार्य रूप से नहीं पढ़ाई जाती, जैसे कि महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में स्थानीय भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो जवाब है क्योंकि दूसरी भाषाओं की तरह इनका मानकीकरण नहीं हुआ है। अब किसी भाषा या बोली का मानकीकरण क्या होता है और कैसे गढ़वाली और कुमाऊनी का मानकीकरण हो सकता है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस एपिसोड में दे रहे हैं और बता रहे हैं कि क्यों और कैसे उत्तराखंड की अपनी भाषा बोलियों को बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं जवाब उस यक्ष प्रश्न का कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली हैं या भाषा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषाओं की उत्पत्ति और इतिहास को लेकर विस्तार से हमने इस रिपोर्ट में बात की है। अगर आप इस भाषा के ऐतिहासिक पक्ष और उत्पत्ति को लेकर जानकारी चाहते हैं तो आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इस एपिसोड में हमारा फोकस बोली और भाषा वाले सवाल का जवाब देने के साथ ही 8वीं अनुसूची वाली बहस का जवाब देने की भी है और साथ में मानकीकरण पर बात भी करनी है। सबसे पहले इसी सवाल का जवाब लेते हैं कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली हैं या भाषा। लेकिन जवाब पर आने से पहले बोली और भाषा के बीच का कंफ्यूजन कितना है उसके भी कुछ नमूने देख लीजिए। ईटीवी भारत का ये आर्टिकल देखिए। इसमें लगे संसद के वीडियो में तत्कालीन सांसद तीरथ सिंह रावत गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठा रहे हैं। वीडियो ध्यान से सुनिएगा। अन्य प्रदेशों की वहाँ प्रचलित लोक भाषा जैसे पंजाबी, गुजराती, बंगाली, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, मलयालम आदि भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची के में सम्मिलित किया गया है। उसी प्रकार उत्तराखंड प्रदेश की तीनों लोक भाषाओं को गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जो। वीडियो सुनने के बाद अब जरा लेख का शीर्षक देखिए। शीर्षक में लिखा है कि 8वीं अनुसूची में शामिल हो उत्तराखंडी बोली, सांसद तीरथ ने लोकसभा में उठाया मुद्दा। दोनों में कुछ फर्क समझ आया आपको? जहां तीरथ रावत अपने भाषण में इन तीनों को भाषा बुला रहे हैं, लोक भाषाओं गढ़वाली, कुमाऊनी एवं जौनसारी, वहीं ईटीवी के शीर्षक में इन्हें बोलियां कहा गया है और फिर थोड़ा नीचे आप जाएंगे तो इन्हें लोक भाषा भी लिखा गया है। कुछ इसी तरह अमर उजाला की इस रिपोर्ट में भी नजर आता है। टाइटल है कि लोक भाषाओं के लेखकों को हर साल मिलेगा उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान। और जब आप इंट्रो पढ़ेंगे तो वहाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी बोलियां लिखा गया है। ऐसे ही कई लेख और खबरें आपको मिल जाएंगी जिनसे साफ हो जाता है कि इन तीनों के भाषा और बोलियां होने को लेकर कंफ्यूजन कितना बड़ा है।
दैनिक जागरण का ये आर्टिकल तो इस बात पर पूरी तरह मुहर लगा देता है कि ये तीनों भाषाएं नहीं बल्कि बोलियां हैं और सरकार ने इन्हें भाषाओं का दर्जा दिलाने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन जो ऑलरेडी भाषाएं हैं उन्हें आप कैसे भाषा का दर्जा दिलवा सकते हैं? जी हाँ, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी तीनों ही भाषाएं हैं, ना कि बोलियां। और ये भाषाएं हैं, इसके कई साक्ष्य मौजूद हैं। फिर एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये भाषाएं हैं या थी तो क्यों कर ये बोलियां बन गई? तो हम आपको इसका जवाब भी देंगे, लेकिन पहले भाषा वाले पक्ष पर बात कर लेते हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भाषा हैं। इसका सबसे पहला प्रूफ वो सर्वेक्षण है जो अंग्रेजों ने करवाया था। भारत सिविल सेवा के सदस्य जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1894 से 1928 के बीच भारतीय भाषाओं का पहला वृहद सर्वेक्षण पेश किया। इसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भी शामिल की गई थी। ग्रियर्सन ने गढ़वाली और कुमाऊनी को बोलियां नहीं बल्कि भाषाएं बताया है। इसमें जहां ग्रियर्सन ने कुमाऊनी की 13 बोलियां गिनाई हैं, वहीं गढ़वाली भाषा का जिक्र करते हुए ग्रियर्सन ने इसकी 8 बोलियां गिनाई हैं। अब जिसकी अपनी ही कई बोलियां हैं, वो भाषा खुद कैसे बोली हो सकती है, ये सवाल उठना लाजमी है। खैर, जहां ग्रियर्सन ने गढ़वाली, कुमाऊनी को भाषा बुलाया है, वहीं उसने जौनसारी को बोली का स्वरूप माना है। हालांकि कई जगह पर वो जौनसारी को भी भाषा लिखता है। ग्रियर्सन के अनुसार ये बोली है, लेकिन जौनसारी भी काफी हद तक भाषा का दर्जा हासिल करती है। ये हम किस आधार पर कह रहे हैं वो आप आगे जानेंगे, लेकिन फिलहाल भाषाई पक्ष पर वापस लौटते हैं। ग्रियर्सन के सर्वेक्षण के बाद 2011-12 के आसपास भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण किया गया। इसमें भी देश की सभी भाषाओं को शामिल किया गया, जिसमें उत्तराखंड की ये तीनों भाषाएं भी शामिल थी। इसके मुताबिक ये तीनों भाषाएं हैं, ना कि बोलियां। गढ़वाल के इतिहास में संपादक के तौर पर पेश की गई जानकारी में इतिहासकार यशवंत सिंह कठोच बताते हैं कि गढ़वाली गद्य साहित्य अति प्राचीन है। पवार राजाओं ने गढ़वाली को अपनी राजभाषा बनाया था। उनके कई ताम्रपत्र, शिलालेख और दूसरी चीजें इस भाषा में मिलते हैं। ये जरूर है कि शुरुआती गढ़वाली आज बोली जाने वाली गढ़वाली से काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन ये तय है कि ये एक भाषा के तौर पर काफी ज्यादा समृद्ध थी और राजभाषा के तौर पर इसका अस्तित्व था। एक इंटरव्यू में भाषाविद और लेखक रमाकांत बेंजुआल बताते हैं कि सहजपाल के इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि गढ़वाली राजभाषा के तौर पर इस्तेमाल होती थी। वो बताते हैं कि हालांकि इस दौर में इसके लिए गढ़वाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, क्योंकि गढ़वाल नाम तो बहुत बाद में अजयपाल के शासनकाल में आया। भाषाविद नंदकिशोर हटवाल तो बताते हैं कि गढ़वाली हिंदी से भी पुरानी भाषा है। कत्यूर नरेशों के ताम्रपत्र भी गढ़वाली में मिलते हैं और इसी तरह कुमाऊं में चंद राजाओं के ताम्रपत्र भी कुमाऊनी भाषा में मिल जाते हैं। वहीं लेखिका बीना बेंजुआल भी बताती हैं कि उत्तराखंड की भाषाओं में जो ल की ध्वनि है वो वैदिक काल से मानी जाती है। इन भाषाओं पर संस्कृत का खूब प्रभाव पड़ता है। गढ़वाली, कुमाऊनी भाषाओं में एक ही शब्द के लिए कई शब्द हैं। गोविंद चातक तो यहाँ तक कहा करते थे कि हिंदी चाहे तो गढ़वाली के पृथक शब्दों को अपने में शामिल कर सकती है और उनका इस्तेमाल कर खुद को समृद्ध बना सकती है। दूसरी तरफ कुमाऊनी की बात करें तो इसका शुरुआती स्वरूप 13वीं शताब्दी में सामने आता है। कुमाऊं के चंदवंशी शासकों के ताम्रपत्रों में ये हमें देखने को मिल जाती है। ऑन द ओरिजिन ऑफ द नियो इंडो आर्यन पहाड़ी लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड एंड वेस्टर्न नेपाल हिमालयाज में आपको कई ऐसे ताम्रपत्र और शिलालेखों के उदाहरण मिल जाते हैं जिनमें गढ़वाली और कुमाऊनी में लिखा गया है। भारतीय भाषा लोक सर्वेक्षण के उत्तराखंड की भाषाओं में बताया गया है कि 1728 में कुमाऊनी स्पष्ट स्वरूप में सामने आने लगी और इसमें साहित्य निर्माण की शुरुआत भी हो चुकी थी। यानी ये तय हो जाता है कि कुमाऊनी और गढ़वाली कभी राज दरबारों की भाषा रही है, यानी कि इन्हें सिर्फ बोला नहीं बल्कि इन्हें लिखा भी जाता रहा है। 18वीं और 19वीं सदी से हमें इन दोनों भाषाओं में वृहद मात्रा में साहित्य भी देखने को मिलता है। इन भाषाओं में लिखा गया है और आज भी लिखा जा रहा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि ये बोलियां कैसे बन गईं? इसका जवाब लेने से पहले जौनसारी पर भी बात कर लेते हैं। जब जौनसारी को भाषा के रूप में रखने की बात आती है तो ग्रियर्सन इसे पश्चिमी पहाड़ी भाषाओं के समूह में रखते हैं। वो इसे एक बोली के तौर पर
पेश करते हैं। जौनसारी का भाषाई पक्ष थोड़ा इसलिए भी कमजोर नजर आता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा शोध और अध्ययन नहीं हुआ है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण के मुताबिक जौनसारी की भाषा वैज्ञानिक पक्ष को मजबूत करने के लिए हमें चंद किताबें ही प्राप्त होती हैं। इसमें भाषाविद उमाशंकर सतीश की अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसार भावर, जौनसार डिक्शनरी एंड टेक्स्ट और द फिनोलॉजी एंड मार्फियोलॉजी इन जौनसारी जैसी कुछ किताबें ही मिलती हैं। लेकिन जो पक्ष इसके भाषा होने के पक्ष को मजबूत करता है उसमें शामिल है इसकी लिपि। ग्रियर्सन इसे सिरमौरी लिपि में लिखे जाने की बात करते हैं। हालांकि जौनसारी भाषा की भी अपनी लिपि है। ये लिपि आम बोलचाल और लेखन में प्रचलित नहीं है। भारतीय भाषा सर्वेक्षण के मुताबिक जौनसारी लिपि का इस्तेमाल आज सिर्फ ज्योतिष में ही होता है। जौनसारी लिपि का प्रचलन बागोई या सांचो में है। इस लिपि का इस्तेमाल ज्योतिषी अलग अलग गणनाओं के लिए आज भी करते हैं। मान्यता है कि इस लिपि का प्रचलन पांडवों के आने के बाद यहाँ पर हुआ था। कई गांव वाले मानते हैं कि उनकी ये लिपि सहदेव की बनाई हुई है। हालांकि इस लिपि और जौनसारी भाषा को लेकर उस स्तर पर काम नहीं हुआ है जिस स्तर पर गढ़वाली और कुमाऊनी को लेकर हो चुका है। अब क्योंकि जौनसारी भाषा को लेकर अभी अध्ययन और शोध की जरूरत है, तब तक इसे पूरी तरह से भाषा के रूप में पेश करना शायद मुश्किल हो, लेकिन इतना तय है कि इसकी शब्द संपदा भी किसी भाषा से कम नहीं है। खैर, इन तर्कों के आधार पर आप समझ ही गए होंगे कि गढ़वाली और कुमाऊनी बोली नहीं बल्कि भाषा है। और अगर अभी भी आप नहीं समझे हैं तो आपको प्रोफेसर नंद किशोर ढोंडियाल की गढ़वाली भाषा है बोली नहीं किताब जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें उन्होंने बताया है कि कैसे गढ़वाली हिंदी से भी पुरानी भाषा है। उन्होंने अलग अलग तर्क और तथ्यों के आधार पर यह साबित किया है कि गढ़वाली बोली नहीं बल्कि भाषा है। वहीं बात करें कुमाऊनी की तो आपको केशव दत्त रुवाली की कुमाऊनी भाषा और संस्कृति को जरूर पढ़ना चाहिए। इस किताब में प्रोफेसर रुवाली ने कुमाऊनी भाषा के व्याकरण से लेकर भाषा की हर तकनीकी को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और इन दो किताबों को पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि नहीं, ये बोलियां नहीं बल्कि भाषा हैं। और भाषा के तर्कों के बाद अब बात करते हैं कि ये फिर बोलियां कैसे बन गईं। इसका जवाब इतिहासकार शेखर पाठक भारतीय भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में देते हैं। शेखर पाठक बताते हैं कि आजादी के बाद कुछ भारतीय और विशेष रूप से स्थानीय विद्वानों और भाषाविदों ने जौनसारी, गढ़वाली और कुमाऊनी को भाषाएं न कहकर बोलियां कहना शुरू कर दिया। कईयों ने इन्हें हिंदी की उपबोली और उपभाषा कहकर संबोधित भी किया और आज भी करते हैं। लेकिन ऐसा कहने वाले इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी जैसी भाषाएं हिंदी से भी पुरानी हैं। नंद किशोर ढोंडियाल अपनी किताब में बताते हैं कि हिंदी 1850 या उससे पहले भाषा के तौर पर बहुत बड़े स्तर पर प्रचलन में नहीं थी, जबकि यह उत्तराखंड की तीनों भाषाओं के राजभाषा रहने का इतिहास मिलता है। कम से कम गढ़वाली और कुमाऊनी का तो प्राप्त होता है। केशव दत्त रुवाली और नंद किशोर ढोंडियाल कुमाऊनी और गढ़वाली को लेकर ये साबित करते हैं कि एक भाषा होने की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। खैर, ये तीनों बोलियां नहीं बल्कि भाषाएं हैं। ये साबित होने के बाद चलते हैं अगली कड़ी की तरफ, और वो है कि आखिर क्यों हम इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आतुर हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मौजूदा वक्त में 22 भाषाएं शामिल हैं। शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं शामिल थीं, लेकिन बाद में इसमें और भाषाएं वक्त वक्त पर जोड़ दी गईं। मौजूदा वक्त में भी सरकार कई भाषाओं को इसमें शामिल करने पर विचार कर रही है और विचाराधीन भाषाओं में गढ़वाली, कुमाऊनी भी शामिल है। उत्तराखंड में लंबे समय से भाषाविद और कई बार राजनेता भी इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठा चुके हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इसमें शामिल होने से क्या बदलने वाला है। देखिए, 8वीं अनुसूची में आने से सबसे पहले उस बहस पर विराम लग जाएगा जो भाषा और बोली को लेकर होती रहती है। दूसरी तरफ इसमें शामिल होने के बाद इन भाषाओं को लुप्त होने से बचाया जा सकता है। सरकार को इन भाषाओं को संरक्षित करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस लिस्ट में शामिल होने के बाद संसद के सदस्य उस भाषा में जिरह और
शपथ भी ले सकते हैं। अभ्यर्थी इन भाषाओं में ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम लिख सकते हैं। इन भाषाओं के साहित्य को दूसरी भाषाओं में भी अनुवादित किया जा सकता है। इस तरह 8वीं अनुसूची ये सुनिश्चित करती है कि किसी भाषा को सहेजने का प्रयास सरकार की तरफ से प्रमुख तौर पर और अनिवार्य रूप से हो। और गढ़वाली, कुमाऊनी और कई बार जौनसारी को भी सूची में शामिल करने की मांग इसलिए भी उठाई जाती है क्योंकि इनकी हमेशा अनदेखी हुई है। ये भाषाएं 2 बार यूनेस्को की लुप्त होती भाषाओं की सूची में शामिल हो चुकी हैं। इन भाषाओं को बोलने वालों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। स्कूल में प्रार्थनाएं और यूनिवर्सिटीज में कुछ विशेष कोर्सेज को छोड़कर इन भाषाओं में पठन पाठन की अनिवार्य व्यवस्था अभी भी उत्तराखंड राज्य में नहीं है। पौड़ी और नैनीताल में प्राइमरी स्कूल में इन भाषाओं में पढ़ाने की कोशिशें हुई, लेकिन ये भी काफी ज्यादा समय तक कारगर नहीं रह पाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग यानी आपकी मातृभाषा पर बहुत फोकस किया गया है। अब देखना होगा कि इसके असर के बाद, इस पॉलिसी के बाद क्या काम होते हैं। खैर, जब बात 8वीं अनुसूची की आती है तब भी कई लोग विरोध में कई तर्क देते हैं। एक बड़ा तर्क ये दिया जाता है कि इन भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है। तो जवाब ये है कि इस सूची में शामिल संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली की भाषाओं की लिपि भी अपनी नहीं है बल्कि देवनागरी है। इसी प्रकार भारत के 27 राज्यों में से हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, जिसे देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगर उत्तराखंड की भाषाओं को सिर्फ लिपि की वजह से बाहर रखा जा रहा है तो ये भाषाएं कैसे इसमें शामिल हो गई, ये सवाल भी लाजमी है। लेकिन क्या इस सूची में शामिल ना होने का ये तर्क सही है? तो जवाब है नहीं। 2011 में हुए लोक भाषा अभियान के कार्यक्रम में प्रख्यात भाषाविद भगवती प्रसाद नौटियाल ने इस पर विस्तार से बात की थी। उन्होंने बताया कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं है। संविधान लागू होने के बाद जितनी भी भाषाएं इस अनुसूची में शामिल की गई हैं, उनके पीछे मात्र राजनीतिक कारण रहे हैं, यानी कि पॉलिटिकल प्रेशर ही काम आया है। जिस राज्य में जितना दम था और जिस भाषा को बोलने वालों में जितना दम था, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं को इस सूची में सम्मिलित करवा दिया। एक तरफ दूसरे राज्य हैं जिन्होंने अपनी भाषाओं को इस सूची में शामिल करने के लिए पुरजोर कोशिश की, वहीं उत्तराखंड में सरकार मांग तो उठाती रहती है लेकिन मजबूत करने की कोई भी कोशिश नहीं करती। हमारी सरकारें अपनी ही भाषाओं की दुर्गति कैसे कर रही है, उसका एक नमूना ये है कि उत्तराखंड की पहली राजभाषा हिंदी और 2011 में जब दूसरी राजभाषा तय की गई तो वो संस्कृत रखी गई। गढ़वाली, कुमाऊनी पर विचार तक भी नहीं किया गया। देखिए, हम संस्कृत के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन संस्कृत को बचाने वाले कई लोग हैं। पूरा देश इस प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी को बचाना तो हमें ही पड़ेगा, हमारी सरकार को ही पड़ेगा। सरकार भले ही भाषा संरक्षण के लिए कितने ही कार्यक्रम चला ले, लेकिन जब तक इसे आधिकारिकता नहीं दी जाती है तब तक सभी प्रयास नाकाफी साबित होंगे। हमारी सरकार अगर इन भाषाओं को बचाने के लेकर गंभीर है तो उसे इन्हें पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए, लेकिन इस मोर्चे पर सिर्फ छुटमुट कोशिशें ही होती रही हैं। और ये स्थिति तब है जब 2010 में साहित्य अकादमी गढ़वाली और कुमाऊनी दोनों भाषाओं को अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही मान्यता प्रदान कर चुकी है। भारत सरकार जब भी किसी भाषा को अष्टम अनुसूची यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार करती है, तब अन्य बातों के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि क्या उस भाषा के साहित्य को साहित्य अकादमी ने मान्यता दी हुई है। और अब जब ये हो चुका है, यानी कि अब ये पूरी तरह से राज्य सरकार पर निर्भर है कि वो इन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए कितना जोर लगाती है या फिर यूं ही छुटमुट रवैया अपनाकर छोड़ दिया जाता है। एक तर्क जो अक्सर दिया जाता है कि इन भाषाओं को स्कूल और कॉलेज में इसलिए नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि इनका कोई एक मानक तय नहीं है। अब गढ़वाली और कुमाऊनी की मानक लिपि और भाषा तैयार करने का काम भी काफी हद तक सरकार के प्रयासों पर निर्भर होता है। सामाजिक संगठन अपने स्तर पर इसके लिए कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन सरकार की गंभीरता इसमें तेजी ला सकती है। खैर, गढ़वाली और कुमाऊनी का मानकीकरण करने का मतलब है कि इसे व्याकरण सम्मत और सर्व स्वीकार्य भाषा बनाना।
केशव दत्त रुआली अपनी किताब में बताते हैं कि जिन बोलियों का निजी जाति इतिहास, लिखित साहित्य और सांस्कृतिक परंपरा होती है, उन बोलियों का मानकीकरण हो सकता है। इसी परिभाषा के आधार पर गढ़वाली और कुमाऊनी की बात करें तो इसमें भी दो ऐसी बोलियां मिलती हैं जिन्हें मानकीकरण के लिहाज से देखा जा सकता है। साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर हटवाल ने भाषा के मानकीकरण को लेकर हुए एक कार्यक्रम में कहा था कि गढ़वाली में भौगोलिक स्थिति के अनुसार बदलाव देखने को मिलते हैं। ऐसे में उस प्रारूप को व्यवहार में लाना होगा जिसे हर कोई आसानी से समझ व अपना सके। वो बताते हैं कि श्रीनगरी गढ़वाली भाषा प्रारूप को व्यवहार में लाना सबसे बेहतर होगा। नंद किशोर हटवाल इस बोली को मानकीकरण के तौर पर चुनने के लिए यूं ही नहीं कह रहे थे। अतीत में लेखन में इस बोली का इस्तेमाल होने के सबूत मिलते हैं। ग्रियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बताया है कि श्रीनगरिया बोली में साहित्य लिखा जाता रहा है। इसी तरह कुमाऊनी की बात करें तो इसमें खस परजिया बोली को सबसे मुफीद माना जाता है। ग्रियर्सन ही नहीं बल्कि रुआली भी इसी बात का समर्थन करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि खस परजिया बोली में पहले भी लिखा जाता रहा है तो अब भी लिखा जा सकता है। जानकार कहते हैं कि अगर हम अपनी भाषाओं का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं तो हमें अपनी बोली को सर्वश्रेष्ठ मानने के लालच से बाहर आकर एक मानक बोली स्वीकार करनी होगी ताकि इन भाषाओं का विकास हो सके और इनमें पाठ्यक्रम चल सकें। जिस तरह हिंदी के लिए खड़ी बोली को मानक बनाया गया, उसी तरह उत्तराखंडी भाषाओं के लिए भी एक मानक बोली तय की जा सकती है। यहाँ पर बता दें कि हिंदी की भी कई सारी बोलियां हैं, लेकिन उसमें आज जो लिखने में इस्तेमाल होती है वो खड़ी बोली है। तो उत्तराखंड के लिए क्यों ना ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलियां नहीं भाषाएं हैं। इसको लेकर काफी ज्यादा साहित्य और प्रूफ मौजूद हैं। ये भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल होने का दमखम रखती हैं, बशर्ते राजनीतिक कोशिशें मजबूती से हों तो। हमने आपके सामने गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी की भाषा होने के कुछ तर्क रखे हैं। जो इसे अभी भी बोलियां समझते हैं वो भी अपने तर्क रख सकते हैं, लेकिन साक्ष्य ये तय जरूर करते हैं कि ये भाषाएं हैं, ना कि बोलियां। दूसरी तरफ इन भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सिर्फ पहाड़ी गानों पर रील बनाने से काम नहीं चलने वाला है। हमें अपने बच्चों के साथ ये भाषाएं बोलनी होंगी, क्योंकि जब हम बोलला तब हमारा बच्चा सिखला, और जब से सिखला तो उनका बच्चा भी बोलला, और यानी ही हमारी भाषा जिंदा राली, हमारी भाषा बची राली। तो आज से ही अपना घौर गौमा अपनी भाषा में बात करा, अभिमान करा और यूं भाषाओं तय बढ़ोन का खातिर प्रयास करा। आप उन्हें हमारी ये प्रस्तुति कन लगी जरूर बताया। हम हिंदी में बोलना चाहें ताकि सभी तक बात पहुंच जाओ। अगर आप उन्हें हमारी कोशिश पसंद आई तो ये वीडियो तें लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारा चैनल तें सब्सक्राइब कन ना भूलिया, क्योंकि हम अपनी भाषाओं और ऊंची बोलियों तें बचोण का खातिर लगातार प्रयासरत रोला यू वादा छी। बहुत बहुत धन्यवाद।